सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अनार खेती के इस चैनल में मैं सुशांत सुरवे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से अनार खेती में जो जो आपको परेशानियाँ आती है, जो जो प्रॉब्लम जब हम अनार खेती करते हैं तब जो जो प्रॉब्लम किसानों को आती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर अनार खेती में क्या अच्छी प्रैक्टिसेस रहनी चाहिए, क्या अच्छी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या रहनी चाहिए। अगर क्या आप करेंगे अच्छी तरह से तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसमें रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट हो या फिर फ्लावर ड्रॉपिंग का इशू के लिए क्या करना चाहिए, या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, पोमोग्रेनेट में जो विल्ट आता है उसे कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, पिन होल बोरर को कैसे मैनेज करना चाहिए, अगर आपके यहाँ फल की साइज़ नहीं होती, ड्रिप का शेड्यूल कैसा मैनेज करना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए कैसे सॉइल लेनी चाहिए। और इस रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो है हमने इस चैनल के माध्यम से जो है अभी तक प्रक्षेपित किए हैं। तो एक 1.5-2 साल में 20,000 से भी ज़्यादा किसान जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। अभी भी बहुत सारे किसान जुड़ रहे हैं। तो ये अनार खेती में जब हम विजिट करते हैं फार्मर के यहाँ, तब जो जो प्रॉब्लम्स आती है तो वो प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है या फिर क्या उसमें करना चाहिए, कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन अगर ख़राब हो जाती है, अभी बारिश चालू है तो कौन सी कंडीशन में आपके बगीचा है और उस अनुसार क्या उपाय योजना उसमें करनी चाहिए, ये सब बताने के लिए जो है हमने ये यूट्यूब चैनल चालू किया था। साथ ही साथ में जो है वो जूम मीटिंग के ज़रिए या फिर यूट्यूब लाइव हम कभी कभी करते हैं, तो उस माध्यम से भी किसानों के जो सवाल आते हैं तो उन सवालों का जवाब जो है हम तुरंत जो है वो देने का प्रयास करते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप 37 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अभी तक 10,000 से भी ज़्यादा जो किसान हैं, अनार उत्पादक किसान जो है वो अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब जो है वो अनार खेती में ए से लेकर जेड तक जो है वो आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिले, अच्छी तरह से फार्मर लैंग्वेज में कोई भी टेक्निकल उसमें यूज़ न करके, लेकिन अच्छे से अच्छी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंपल लैंग्वेज में जो है आपको समझाने के लिए ये यूट्यूब चैनल हमने चालू किया है। तो इस चैनल के ऊपर जो है बहुत सारे वीडियो अभी अवेलेबल है, कुछ आगे जाकर भी उसमें हम अपलोड करने वाले हैं। तो जिन किसान भाइयों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे अनुरोध है कि ये चैनल के नाम के सामने सब्सक्राइब का एक बटन है, उस सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियो है तो आने वाले वीडियो के जो है इंटीमेशन आपको मिलेगा। चैनल के नाम के सामने सब्सक्राइब का बटन तो आप दबाइए, साथ में जो बेल आइकॉन है वो बेल आइकॉन के ऊपर भी आप प्रेस कीजिए। तो नए वीडियो जब अपलोड होते हैं या फिर जब हम यूट्यूब लाइव का प्रोग्राम लेते हैं तो उसका इंटीमेशन जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो आएगा। हमारा जो वीडियो है बहुत सारे किसानों ने देखे हैं, कोई कोई वीडियो तो 50,000 से भी ज़्यादा किसानों ने देखे हैं। जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उस वीडियो को जो है वो आप शेयर जरूर कीजिए, और जो वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स रहता है तो उसमें आप कमेंट कीजिए, ताकि उन सवालों के भी जवाब जो है वो हम दे सके आगे के वीडियो में या फिर उस कमेंट के रिप्लाई में जो है वो आपको जो है उन सवालों को जो जवाब देने का जो है हम प्रयास करेंगे। तो अभी जो है अभी आज तारीख है 2 दिसंबर है, तो बारिश जो है महाराष्ट्र में है, बात के बहुत सारे स्टेट्स में भी जो है, राज्यों में भी जो है वो बारिश और ठंड का जो मौसम है वो अभी चालू है। ठंड भी चालू है, बारिश भी जो है अभी गिर रही है। तो बहुत सारे किसानों के बगीचे वेरियस कंडीशन में है, कोई किसानों के बगीचा अभी रेस्ट कंडीशन में है, किन किसानों का अभी इथेनॉल स्प्रे करना था,
कुछ बगीचा अभी फ्लावरिंग कंडीशन में है, कुछ बगीचा अभी नींबू आकार जो है, तो नींबू आकार के आगे 2-3 मंथ्स के जो है अभी फ्रूट जो है उसमें हो गए हैं, तो कोई अभी हार्वेस्टिंग के लिए है। तो इन सारे बगीचों में जो है ये बारिश अभी जो है बारिश मतलब ये बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन जो अभी बारिश गिर रही है उसकी वजह से जो नुकसान होने वाला है, तो वो नुकसान कम करने के लिए क्या उसमें जो है हमें उपाय करने होंगे, तो ये वीडियो के माध्यम से जो है वो आज हम बताने वाले हैं। तो इसमें आपका बगीचा जिस कंडीशन में है, तो उस कंडीशन के अनुसार जो है हम इसमें जो है वो सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप वो सोल्यूशन अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो वो नुकसान जो है वो कम से कम रहेगा। तो इसमें जो है एक 4 से 5 जो है कंडीशन में अभी बगीचे हमने एक जो है रखे। उसमें एक जो बगीचे अभी रेस्ट कंडीशन में है, कोई बगीचा अभी इथेनॉल स्प्रे करना है, कुछ बगीचों में अभी फ्लावरिंग कंडीशन है, कुछ में अभी सेटिंग है, और कोई अभी हार्वेस्ट के लिए। इन 5 कंडीशन के अनुसार जो है हम सोल्यूशन बताएंगे। तो इसमें जो पहला जो है, तो पहला जिन किसानों के बगीचे अभी रेस्ट पीरियड में है, रेस्ट पीरियड में किन किसानों के बगीचे हैं, तो अगस्त या फिर सितंबर में जिनके यहाँ पोमोग्रेनेट हार्वेस्ट हो गया था, अनार उनके जिनके यहाँ हार्वेस्ट हो गया है, तो रेस्ट पीरियड उनका अभी चालू है। रेस्ट पीरियड यानी मान के चलिए उनको जनवरी या फरवरी में जो है इथेनॉल स्प्रे करना है। तो अभी जो बारिश गिर रही है, तो उस बारिश की वजह से जो है तो उन बगीचों को ज़्यादा नुकसान नहीं है जो बगीचा अभी रेस्ट पीरियड में है। लेकिन उनको भी क्या करना है कि बगीचे में जो है वाटर लॉज नहीं होना चाहिए, वाटर जो है पानी जो है वो जमा नहीं रहना चाहिए। पानी अगर आपके बगीचे में अभी बारिश का जमा रहता है तो पौधे जो है वो पीले पड़ने का जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो बगीचे में जो जो बीच की गली जो रहती है, तो उसमें अगर पानी जमा हुआ है तो वो पानी जो है वो आपको निकल के देना है। पानी जो पहले है बगीचे में जमा नहीं रहना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरे इसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है कि जब बारिश होती है पौधों के ऊपर पानी जमा रहता है, तो बाद में जो है कोई फंगस का वगैरह जो है अटैक बढ़ सकता है। पत्ती के ऊपर जो है वो जो वेरियस फंगस का जो है उनका अटैक आ सकता है। तो इससे क्या होता है कि हमें रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है। रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट हम जनरलाइज में इथेनॉल मारने से पहले 1 महीना पहले रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट हम चालू करते हैं। उसमें हमारी कंडीशन क्या रहती है कि जो पत्ती जो रहती है हमारी अच्छी साफ सुथरी पत्ती जो रहती है, तो उसका स्टोरेज जो है वो हमें काड़ी में लेके आना होता है। काड़ी में लेकर आते हैं तो पत्ती पीली पड़ जाती है। रेस्ट पीरियड की वजह से क्या होता है कि मान के चलिए हमने जो 05234 है, 0050 है, तो उसका हम जब स्प्रे लेते हैं तो पत्ती का स्टोरेज जो है वो काड़ी में आ जाता है, पत्ती पीली पड़ती है और पत्ती गिर जाती है। लेकिन रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट चालू करने से पहले अगर किसी कारण फंगस के अटैक की वजह से ये पत्ती गिर ही जाती है, पहले ही गिर जाती है, हमने अभी 05234 या फिर 0050 के स्प्रे चालू ही नहीं किए, तब पहले ही पत्ती अगर गिर गई तो हम रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट कहाँ करेंगे, ये सवाल रहता है। मतलब अगर आपके बगीचे में पत्ती ही नहीं बाकी रही है और आप 0050 या फिर 05234 का आप रेस्ट पीरियड का स्प्रे लेते हैं, तो उसका जो है मतलब वो एक टेक्निकल लैंग्वेज से वो गलत होगा। ये मतलब जो है पत्ती रहनी ही चाहिए रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट चालू करने से पहले। तो आपको क्या करना है, पहले कंडीशन मैंने बताया पानी जमा न रहे, ये पहली कंडीशन। पानी अगर जमा नहीं रहता तो पौधे पीले नहीं पड़ेंगे, पौधे पीले नहीं पड़ेंगे, पत्ती गिरेगी नहीं, और पत्ती गिरेगी नहीं तो रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट में हमें वो पत्ती अच्छी साफ सुथरी काम आएगी। दूसरा, पौधों के ऊपर झाड़ में अगर पानी जमा रहता है तो किसी फंगस का वगैरह अटैक आ सकता है, तो इससे कारण जो है पत्ती गिर सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अच्छा एक आधा फंगिसाइड का वगैरह जो है वो आपको स्प्रे उसमें करना पड़ेगा। जब बारिश का मतलब स्प्रे लेने में आपको पॉसिबल हो तब जो है मतलब बारिश होने के बाद 2-3 दिन में भी आप रेस्ट पीरियड में आपका बगीचा है तो 2-3 बाद भी आप स्प्रे ले सकते हैं।
लेकिन उसमें जो है कॉपर का वगैरह या कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जो भी है, कॉपर है, एंट्राकॉल है, बाविस्टिन है, M45 है, ये जो भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड इसमें जो है तो आपको उसका इस्तेमाल करना है, उसका एक आधा स्प्रे जो है वो आपको लेना है। तीसरी कंडीशन इसमें जो है, तो अभी जिनके बगीचे हाल ही में हार्वेस्ट हो गया है, अभी एक आधा महीना पहले हार्वेस्ट हो गए हैं, तो उनके यहाँ जो है वो पत्ती जो है वो गिरेगी नहीं होगी, और गिरी नहीं होगी तो नहीं निकलने का उसमें सवाल नहीं आता। तो जो बगीचा अभी ज़्यादा स्ट्रेस पे है, जिनको अभी दिसंबर में इथेनॉल स्प्रे करना था, लेकिन बारिश की वजह से नई पत्ती निकलना चालू हो गई है, तो उनको एक ध्यान में रखना होगा कि बारिश इतनी हुई होगी कि आपके बगीचे में 10 या 15% से ज़्यादा जो है पत्ती नहीं निकलना चालू हो गई है, तो आप जो है तो इथेनॉल थोड़ा सा लेट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बारिश होने के बाद अगर 25% 30% के ऊपर नई पत्ती निकलना चालू होती है, तो आपको जो है इथेनॉल अर्ली में स्प्रे करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा इथेनॉल जल्दी में स्प्रे करेंगे तो आपको जो है वो सीज़न कंटिन्यू करने में जो है वो परेशानी नहीं होगी। अगर आप जनवरी का आपका ये है शेड्यूल है कि जनवरी में मुझे इथेनॉल लेना है, लेकिन अभी आपके बगीचे की पत्ती पूरी गिर गई है और बारिश के बाद 50% तक नई पत्ती उसको निकलना चालू हुई है, तो जो है बगीचे का जो स्ट्रेस पीरियड है वो टूटेगा बारिश की वजह से, और उसमें नई पत्ती निकलना चालू होगी। नई पत्ती निकलती है तो बाद में फूल भी उसको निकलेंगे। लेकिन अगर आप नई पत्ती के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप जनवरी में आपका शेड्यूल है, जनवरी में मुझे करना है, अभी मैं उसमें ध्यान नहीं दूंगा, तो वो नई पत्ती के ऊपर दाग वगैरह आएंगे, फूल के ऊपर दाग आएंगे, और ये पत्ती जो है नई निकलने वाली पत्ती जो है वो आप अगर जनवरी में 2 मिली 2.5 मिली तक भी इथेनॉल मारते हैं तो वो पत्ती गिरेगी नहीं। तो आपको क्या है, कम से कम उसको 2 महीने फिर से मैच्योर होने में जाएंगे, और आपका जो जनवरी का शेड्यूल जो है वो जनवरी का आपका जो है फरवरी या मार्च में जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बारिश होने के बाद मेरे बगीचे में कितने परसेंट में नई पत्ती निकलती है। अगर वो 20% 30% के ऊपर है तो आप इमीडिएटली इथेनॉल स्प्रे करके बगीचा कंटिन्यू कीजिए। अगर वो 5-10% तक लिमिट में है तो आपने थोड़ा सा लेट भी जनवरी में भी इथेनॉल स्प्रे किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेस्ट पीरियड में जो बगीचे है तो उनके लिए मैंने बताया था, पहले पानी जमा मत होने दीजिए बीच गले में, दूसरा उसमें झाड़ के ऊपर पानी जमा रहता है तो आप उसमें अच्छा फंगिसाइड लीजिए। तीसरा मैंने इसमें बताया कि जिन बगीचों को नई पत्ती निकलना 20% के आगे निकलती है, 20-30% के आगे, तो इथेनॉल जल्दी में स्प्रे कीजिए। अगर 5-10% में निकलती है तो आप थोड़ा सा लेट भी स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब बारिश होती है, पौधे गीले रहते हैं, तब प्रूनिंग वगैरह का जो है वो प्रूनिंग वगैरह का ट्राई मत कीजिए। जब गीला रहता है पौधा और आप उसको प्रूनिंग करेंगे, उसमें छटाई करेंगे, उसमें जख्म करेंगे, तो उसमें जो है वो ओपनिंग से माध्यम से जो है किसी फंगस का वगैरह अटैक जो है उसमें बढ़ सकता है। तो आप गीला पौधा अगर होता है तो उसमें जो है प्रूनिंग आपको करने का आपका एक मतलब प्रूनिंग आपको करनी है, आपका विचार है प्रूनिंग उसमें करना है, तो जो है वो आप थोड़ा सा लेट कीजिए। पौधा जब सूख जाता है, अच्छी तरह से धूप बढ़ना जब चालू हो जाता है, तब जो है वो आप प्रूनिंग कीजिए। रेस्ट पीरियड में ये 4 जो है वो 4 मैंने आपको बताया कि अच्छी तरह से ये आप फॉलो कीजिए। रेस्ट पीरियड में अगर आपको फर्टिलाइजर भी डालना है, मतलब रेस्ट पीरियड में जो मैनेजमेंट करना चाहिए, बाहर मैनेजमेंट स्ट्रेस पीरियड का जिसे हम बोलते हैं कि रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट या फिर स्टोरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका सेपरेटली हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आपको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी करना है तो बगीचा खाली होने के बाद जो है वो आप अच्छी तरह से फर्टिलाइजर उसको दीजिए, और जो है पानी थोड़ी देर के लिए थोड़े दिन के लिए चालू रखिए। और जब आपको बगीचा इथेनॉल स्प्रे करना है तो उससे 1 आधा 1.5 महीने पहले पानी बंद कीजिए। बगीचा आपका फल उतर के गए है और आपको आपने फर्टिलाइजर नहीं डाला और तुरंत उसका पानी बंद कर दिया, तो वो आपको नेक्स्ट सीजन में फ्लावरिंग के लिए दिक्कत करेगा। तो जब बगीचा आपका खाली होता है तो उसमें फर्टिलाइजर डालिए और थोड़े दिन के लिए पानी चालू रखिए।
बाद में उसका पानी जो है वो कम कम करते लाइए और जो है वो बंद कीजिए पानी। तो ये सब उपाय योजना जो है वो रेस्ट पीरियड के बगीचों के लिए मैंने बताई। अभी उसमें जो है नेक्स्ट आता है कि जिनको इथरेल अभी स्प्रे करना है, हम पहले जो है बहुत सारे किसानों को मैंने बताया था कि आपको अगर इथरेल स्प्रे करना है तो आप जो है मतलब अगस्त से लेकर जो है जुलाई अगस्त से लेकर तो अक्टूबर हिट तक जो है, अक्टूबर हिट तक आपको जो है वो आप इथरेल स्प्रे कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद अगर आप जाते हैं तो ठंड बढ़ना जो है, ठंड बढ़ना चालू हो जाती है और आपकी फ्लावरिंग कंडीशन अगर आपकी ठंड में आ जाती है तो उसमें जो है वो बहुत दिक्कत होती है फूल निकलने के लिए। कम से कम 27 डिग्री के ऊपर अगर तापमान हो तो वो फ्लावरिंग निकल सकती है, लेकिन उससे कम अगर तापमान आता है तो जो है फ्लावरिंग के लिए दिक्कत कर सकता है, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ वगैरह जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसके लिए मैंने किसानों को पहले ही बता दिया था कि आपको इथरेल स्प्रे करना है तो आप 1 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जो है वो आप इथरेल स्प्रे कीजिए। अक्टूबर एंड तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है इथरेल स्प्रे किया होगा आपने। 15 अक्टूबर तक ही मैंने बोला था कि 15 अक्टूबर तक ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इथरेल स्प्रे कीजिए। उसके बाद जो है इथरेल मत स्प्रे कीजिए। उसके बाद अगर आप इथरेल स्प्रे करते हैं तो वो ठंड में बगीचा चला जाता है और फ्लावरिंग के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो अभी जिन किसानों को जो है मतलब इथरेल स्प्रे करना है तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अभी जो एनवायरमेंटल कंडीशन देख के मेरे ख्याल से 20 दिसंबर के आगे अगर आप इथरेल स्प्रे करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। 20 दिसंबर से पहले अगर आपने मतलब अभी दिसंबर अभी चालू हुआ है तो उसमें आप कंडीशन देख के आप जो है इथरेल स्प्रे करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अभी किन किसानों ने क्या किया है कि मैंने बोला था 15 अक्टूबर तक ही इथरेल मारिए कि कोई तो किसान ने अभी क्या किया है कि 1 नवंबर है 10 नवंबर तक जो है उन्होंने इथरेल स्प्रे किया है और उनका फ्लावरिंग कंडीशन अभी आया है। तो फ्लावरिंग कंडीशन के लिए क्या है, धूप मिलनी चाहिए, धूप उसमें नहीं मिल रही है। साथ में जो है ये ठंड बढ़ रही है और ठंड की वजह से जो पानी सुबह सुबह जमा रहता है चौकी के अंदर, तो इस कारण जो है वो निकलने वाला फूल को भी डैमेज कर रहा है। तो ये कंडीशन में जो है फ्लावरिंग स्टेज नहीं आनी चाहिए, ये पहली कंडीशन मैंने बताई। तो अभी जो है आपको इथरेल स्प्रे करना है तो आप 20 दिसंबर मैंने क्यों बोला है कि कोई बगीचों में जो है बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक जो है वो जुलाई के दरमियान जो है, जून के दरमियान जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो जिनके यहाँ बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक है वो 20 दिसंबर में अगर आप इथरेल स्प्रे करते हैं 20-25 दिसंबर तक, तो 20-25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक जो है 5 जनवरी तक जो है पत्ती गिरने में वगैरह जो है या फिर नई पत्ती डेवलपमेंट होने में आपको 15 जनवरी तक जो है 15 जनवरी तक चला जाएगा। और 15 जनवरी के बाद 15-20 जनवरी में जब फ्लावरिंग जो है फ्लावरिंग कंडीशन दिखनी चालू हो जाएगी तो फ्लावरिंग कंडीशन के टाइम जनवरी के 15 तारीख के बाद धूप जो है वो अच्छी तरह से दिखना चालू हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ना हो जाता है, तो उसके कारण जो है फ्लावरिंग अच्छी तरह से निकलेगी। जिन बगीचों में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक नहीं है, तो वो थोड़ा सा जनवरी के बाद 10 जनवरी के बाद 15 जनवरी के बाद और मार्च के जो है मार्च के पहला दूसरे वीक तक जो है वो आप इथरेल स्प्रे कर सकते हैं। आप ज़्यादा ठंड में इथरेल स्प्रे करेंगे, फ्लावरिंग आपकी ज़्यादा ठंड में फ्लावरिंग कंडीशन आएगी तब भी आपको दिक्कत होगी। और मार्च तक मैंने बोला है फर्स्ट वीक तक, और इससे ज़्यादा भी आप चले जाएंगे, ज़्यादा धूप में भी आपकी फ्लावरिंग कंडीशन आएगी तो भी फ्लावरिंग जो है वो दिक्कत करेगी। आपको जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर जो है इसमें लगता है। तो अभी इथरेल जिनको स्प्रे करना है तो वो 20-25 दिसंबर के बाद जो है वो इथरेल स्प्रे करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिनका बगीचा मैंने बोला कि नए पत्ते अभी निकलना 20-30% के ऊपर चालू हुए हैं, ज़्यादा पत्ते निकल सकते हैं, तो वो इथरेल उनको स्प्रे करना ही होगा। उनको ये कंडीशन देख के नहीं चलेगा कि वो टेम्परेचर वगैरह क्या रहेगा, तो उनको तो इथरेल स्प्रे करना ही होगा, नहीं तो वो नहीं रुक के लेंगे। 20 दिसंबर के 25 दिसंबर के बाद इथरेल स्प्रे करने का वो ख्याल रखेंगे तो उसमें जो है
उसमें जो पत्ते हैं, पत्ते नहीं गिरेंगे, जो नए निकलने वाले पत्ते हैं, आप कितना भी इथेनॉल उनको मारिए वो गिरेंगे नहीं, वो नहीं गिरेंगे और काड़ी को भी जो है वो डैमेज करेंगे। तो इसकी वजह से जिनके यहाँ नए पत्ते ज़्यादा निकलने चालू हुए तो वो अभी इथेनॉल लीजिए, और जिनको अभी रुकना पॉसिबल है तो वो ज़्यादा दिन तक रुकेंगे, अभी 20-25 दिसंबर के बाद इथेनॉल के लिए जाएंगे तो वो जो है वो अच्छा रहेगा। इसमें आगे वाला जो है तो जिन्होंने अभी इथेनॉल स्प्रे किया है हाल ही में, अभी मान के चलिए 15 नवंबर के बाद जिन्होंने इथेनॉल स्प्रे किया है, जिनके यहाँ अभी फ्लावरिंग दिखना नहीं चालू हुई है, तो उनको क्या करना है, बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि फ्लावरिंग जब तक दिखती नहीं है, जब तक मेल फीमेल फ्लावर जो है, मादी फूल जो है जब तक दिखता नहीं है, तब तक स्प्रे जो है वो जो है वो कम कॉस्ट वाले जो है वो स्प्रे लेते हैं, ज़्यादा अच्छे स्प्रे उसमें लेते नहीं, या फिर थोड़ा सा स्प्रे में जो है वो लेट करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि जब आपकी पत्ती अच्छी नहीं रहेंगे, जब आपकी चौकी अच्छी नहीं रहेगी, तो निकलने वाला फूल जो है वो कितना अच्छा रहेगा, तो ये आप जो है उसकी गारंटी नहीं दे सकते। या फिर जब बारीक जो फूल निकलता है तब आपने जो उसको फंगिसाइड नहीं दिया, उसको इंसेक्टिसाइड नहीं मारा, तो वो बारीक कंडीशन में, छोटी कंडीशन में जो है वो गिर जाता है, आपको दिखता भी नहीं है, और आप बोलते हैं कि अभी तक बगीचों को जो है फ्लावरिंग दिख नहीं रहा। तो आपको जो है, आपको फूल दिखे या ना दिखे, वो फीमेल फ्लावर है या फिर मेल फ्लावर है, आप जो है वो पत्ती के ऊपर भी 8-10 दिन के अंतराल से, मैं तो कहूँगा इस वातावरण में, इस खराब कंडीशन में, अगर आप 4-6 दिन के बाद भी थोड़ा सा, 1 महीना में 1 आधे 2 स्प्रे स्ट्रॉन्ग लीजिए, लेकिन जो 4-6 दिन के अंतराल में जो है आप सस्ते जो स्प्रे रहते हैं उसमें मतलब कैप्टॉप है, बायोस्टीन है, M45 जो है वो है, ताकत है, तो ये जो रोको है, जो ये स्प्रे है कि वो कम कॉस्टिंग में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो उनके भी स्प्रे आप जो है वो चालू रखिए, ताकि इसमें क्या होगा कि जो नई निकलने वाली पत्ती है, नई चौकी जो है वो खराब नहीं होगी, और नई चौकी अगर खराब नहीं होगी तो उसमें निकलने वाला जो फूल है वो भी खराब नहीं होगा। आगे अगर चौकी भी खराब हो जाती है, पत्ती के ऊपर ही दाग आ जाता है, पत्ती भी डैमेज हो जाती है, तो बाद में निकलने वाला फूल कितना साफ सुथरा होगा, कितना डिसीज फ्री होगा, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते। तो आपको जो है ये कंडीशन जो है उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब अभी बारिश गिरी है और नई पत्ती निकलना अभी जिनके यहाँ चालू हुआ है, तो वो क्या कीजिए, उसमें क्या कीजिए कि आप थोड़ा सा पॉसिबल हो तो ड्रिप से जो है पोटैश का सोर्स, या कि 0050 है या फिर 05234 है, फॉस्फोरस पोटैश का सोर्स जो है वो आप अच्छी तरह से बगीचों को देंगे तो जो है वेजिटेटिव ग्रोथ जो है उसमें आपको दिखेगा नहीं। वाटर सोर्ट जो है वो कम निकलेंगे। वाटर सोर्ट आपको कंट्रोल करने हैं तो पहला उसमें जो है पानी आपको कम से कम मतलब जमीन के अनुसार जो है वो आपको पानी मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें आप टिल्ट कुमानेल का 1 आधा स्प्रे ले सकते हैं, बाद में आप 03234 का 1 आधा स्प्रे ले सकते हैं, उसमें हम पोटेशियम मॉल्बिडेट का 1 आधा स्प्रे ले सकते हैं। अगर नहीं कंट्रोल होता उसमें ये सब करके तो आप प्लानोफिक्स का 1 आधा स्प्रे ले सकते हैं। लेकिन पहला जो मैं अच्छा बोलूँगा आपको कि आप पानी मैनेजमेंट अच्छी तरह से कीजिए। पानी मैनेजमेंट करने के बाद भी वाटर सोर्ट निकलते हैं तो आप उसमें निकाल के लीजिए वो लेबर के हाथ से पहले 1-2 बार। अगर वो करके भी नहीं होता तो फिर बाद में टिल्ट है, 5234 है, या फिर 0050 ड्रिप से है, या फिर प्लानोफिक्स का वगैरह जो है ये स्प्रे के लिए आप चले जाइए। आप पहले से ही प्लानोफिक्स वगैरह डालेंगे, टिल्ट कुमानेल का वगैरह स्प्रे करेंगे तो उसमें क्या होता है कि निकलने वाला फुल का जो स्ट्रोक है वो भी कम निकलता है, और फुल का स्ट्रोक अगर कम निकलना चालू हो गया तो वो फुल का साइज भी नहीं होता। तो आपको ये सारी जो है ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, और उस अनुसार जो है आपको उसमें सोल्यूशन जो है वो लेने पड़ेंगे। तीसरा, इसमें जो बगीचा अभी फ्लावरिंग कंडीशन में है तो उनको क्या करना है कि फ्लावरिंग अगर वो अच्छी तरह से आपको रखनी है तो अभी ठंड जा रही है, रात को दिन में धूप जा रही है, तो आपको जो स्ट्रेस रिलीफ करते हैं उसमें बायोटिक स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, तो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए आपको 1 आधा सिलिकॉन का है या फिर 1 आधा ट्राइकोटोनल का जो है वो आपको स्प्रे लेना पड़ेगा।
सिलिकॉन ट्राइकोडिनॉल ये सब आप स्प्रे लेते हैं तो मतलब एक बार सिलिकॉन लीजिए, एक बार ट्राइकोडिनॉल कंटेंट जो है उसका स्प्रे लीजिए, एक 8-15 दिन के अंतराल से आप लेते हैं तो वो पौधे में जो स्ट्रेस आ रहा है वो रिलीफ होने में मदद होगी। साथ ही साथ में आपको इरिगेशन जो है तो वो एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार देना है। वातावरण जैसा होता है वैसा आपको पानी कम करना है, वातावरण धूप बढ़ती है तो आपको पानी बढ़ाना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा इसमें जो है वो फ्लावर जो है उसमें ड्रॉपिंग ना हो, इसके लिए आपको ड्रिप से उसको 0.34 वगैरह देना है, कैल्शियम बोरॉन उसको देना है। ऊपर भी आपको जो है अच्छी फंगीसाइड का उसमें स्प्रे रखना है। पौधे में पानी जो है पौधे के ऊपर जमा नहीं रहे, इसके लिए आपको जो है अच्छी तरह से मतलब पौधा जो है प्रूनिंग जो है पहले से ही आपको अच्छी तरह से उसमें करनी होगी ताकि पौधे के ऊपर जो है पानी जमा नहीं रहे। साथ ही साथ में जो है आपको जो है अगर डस्टिंग वगैरह आप करते हैं, कॉपर डस्टिंग उसमें है तो उसका भी रिजल्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से मिलेगा। ये फ्लावरिंग कंडीशन में जो बगीचे हैं तो उनके लिए आप नेटिव का एक आधा स्प्रे ले सकते हैं, कस्टोडिया का एक आधा स्प्रे ले सकते हैं। ये स्प्रे भी आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको देंगे। वातावरण अगर खराब रहता है, सुबह सुबह ठंड में पानी जमा रहता है पौधों के ऊपर, तो 4-6 दिन के अंतराल से जो है आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जो है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का स्प्रे उसमें लीजिए, उसके भी अच्छे रिजल्ट जो है आपको उसमें मिलेंगे। आपको क्या करना होगा कि इसमें कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी आपको, मतलब जो मैंने बताया पहले जो फंगिसाइड इसमें बताया मैंने, तो उसका जो है वो आपको एक इंटरवल के 4-6 दिन के इंटरवल से जो है आपको स्प्रे करना पड़ेगा। कब तक? जब तक जो है एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वातावरण जो है अच्छा नहीं हो जाता, धूप जो है धूप अच्छी तरह से पड़ने लगे, धूप अच्छी तरह से दिखने लगे तो जो है जो सुबह सुबह पानी जमा रहता है तो वो जड़ के ऊपर से जो है वो हट जाएगा। जो अभी मतलब हवा में जो अभी पानी जमा रहता है जिसके कारण जो फ्लावरिंग कंडीशन, फ्लावरिंग में जो जगह है, फ्लावरिंग की जो जगह है चौकी जो है वो डैमेज होती है। तो ये सब जो है धूप बढ़ने के बाद जो है वो क्लियर होते जाएंगे, लेकिन जब तक ये धूप अच्छी तरह से पड़े नहीं तब तक जो है तो आपको ये फंगिसाइड के वगैरह स्प्रे जो है वो आपको लेने पड़ेंगे। जैसे नेचर अच्छा हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो जाती है, तब आप स्प्रे का इंटरवल बढ़ाते हैं। ज़्यादा दिन के अंतराल से अगर आप स्प्रे लेते हैं तो उसमें जो है वो अच्छा रहेगा। फ्लावरिंग कंडीशन में जो बगीचे हैं उनके लिए मैंने बताया कि ड्रिप से आपको फास्फोरस पोटेश देना है, कैल्शियम बोरॉन उसमें अगर आप देते हैं तो अच्छा रहेगा, सल्फर भी आप ड्रिप से देते हैं तो अच्छा रहेगा। और ऊपर में जो है ऊपर आप फंगिसाइड जो मैंने बताई उनका स्प्रे लीजिए तो वो अच्छे रहेंगे। स्ट्रेस रिलीफ करने वाले जो सिलिकॉन है, ट्राइकोडिनॉल है, उसके स्प्रे अगर आप लेते हैं तो अच्छे रहेंगे। बगीचे में अगर आप डस्टिंग करते हैं तो वो अच्छे रहेंगे। बगीचे में पानी जमा मत होने दीजिए, जो बगीचे में बीच गली में जो पानी जमा रहता है तो वो निकालने के लिए जो है वो आप प्रयास कीजिए। उसमें ट्रैक्टर के माध्यम से जो है आप बीच गली में अगर जिसे मतलब एक नांगर के वगैरह साथ या फिर रोटोवेटर जिसे हम बोलते हैं, तो उसके माध्यम से अगर आप एक सीधा उसमें जो है वो कैनल टाइप अगर आप बीच गली में करेंगे तो वो पानी जो है वो निकल जाएगा। बीच गली में जो पानी जमा हुआ है तो वो कैनल टाइप जैसा वी टाइप जो है अगर आप बीच गली में अगर वो करते हैं ट्रैक्टर के माध्यम से पूरे आर पार गली तक, तो वो जो गली में पानी बचा रहता है, जमा रहता है, तो वो नीचे निकल जाने में जो है वो मदद होगी। या फिर आपके बगीचे में ऐसी व्यवस्था हो कि गली से पानी निकल जाने में अगर कोई व्यवस्था हो तो वो आप कीजिए। पानी अगर जमा रहता है तो वो फ्लावर ड्रॉपिंग भी करेगा, जो पौधे जो है वो पीले भी पड़ सकते हैं, तो आपको ये सब ख्याल उसमें रखना पड़ेगा। अभी आगे वाले जो है कि जिन बगीचे अभी सेटिंग हुए हैं तो उनके यहाँ जिन बगीचों में पहले बैक्टीरियल ब्लाइट वगैरह दिखा था तो वो बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक जो है वो तो इस सीजन में दिख सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, तो सुडोमोनास बैसिलस का अगर आप स्प्रे लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा इस दिनों में। साथ ही साथ में आप कॉपर का एक आधा स्प्रे, जब धूप पड़ती है तो कॉपर का अच्छा, मतलब कॉपर आप ऐसी कंडीशन में मत लीजिए कि कॉपर जो है वो ज़्यादा देर तक
जमा रहेगा पौधों के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में आप कॉपर का स्प्रे मत लीजिए। लेकिन जब धूप अच्छी जो है जमा हुई है, जब धूप अच्छी तरह से पड़ी है, पौधा जो है हमारा अच्छी तरह से सूखा है, तो उस टाइम जो है वो कॉपर का और बैक्टीरियामाइसिन जो है, प्रोमोकॉल है, इसका आप स्प्रे कीजिए। साथ ही साथ में कैप्टॉप है, कैप्टॉप ताकत, वेलिडामाइसिन, कासुबीमाइसिन, ये जो एंटीबायोटिक जो है इनका भी अगर आप ये करते हैं, स्प्रे लेते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। बैक्टीरियल ब्लाइट मैनेजमेंट करने के लिए आपको बगीचा अच्छी तरह से साफ रखना पड़ेगा उसमें, और ज़्यादा पानी जो है वो पौधे के ऊपर जमा नहीं रहना चाहिए, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। डस्टिंग जो है, कॉपर डस्टिंग भी उसमें आपको मददगार जो है वो दिखेगी। इधर अभी क्या रहता है कि इन दिनों थोड़ा सा बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक जो है वो कम दिखेगा आपको, ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बढ़े नहीं, इसलिए स्प्रेड ना हो, इसलिए जो है वो आपको मैंने बताए हुए उपाय योजना जो है उसमें आपको करना पड़ेगा। जिन बगीचों के यहाँ बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, तो वो भी ये स्प्रे रिपीट कर सकते हैं कि सुडोमोनास है, कॉपर का है, उसमें कैप्टॉप है, ताकत है, कासुबीमाइसिन है, वेलिडामाइसिन है, और जो हमारे रेगुलर स्प्रे आता है कॉम्बिनेशन जिसमें आप रखेंगे कॉन्टैक्ट और सिस्टम का अगर आप कॉम्बिनेशन रहेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा इसमें। जो अभी बगीचे सेटिंग हुए हैं या फिर नींबू के आकार के ऊपर है, 2 to 3 months के हैं, तो इरिगेशन जो है वो आप अच्छी तरह से रखिए। इरिगेशन साथ ही साथ कैल्शियम बोरान जो है वो आप अच्छी तरह से दीजिए। सडनली अगर बारिश गिरती है और आपने कैल्शियम बोरान उसको अच्छी तरह से नहीं दिया है, लेकिन आपके यहाँ पानी का स्ट्रेस जो है वो बगीचों का है, तो वो फल में जो है वो क्रैकिंग जा सकती है। तो ये सब मेंटेन करने के लिए जो है तो आपको कैल्शियम बोरान अच्छी तरह से दीजिए। पानी जो है बगीचे को क्लाइमेटिक कंडीशन अनुसार दीजिए, और साथ ही साथ में जो स्ट्रेस रिलीव करने वाले मैंने स्प्रे बताए थे, इसमें सिलिकॉन का, ट्राइकोटर्नल का, वो स्प्रे भी अगर आप लेते हैं तो उसका भी अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। अभी मैंने बताया पहले जो बगीचे रेस्ट में थे उनके लिए बताए, बाद में जब इनको इथेनॉल स्प्रे करना है उनको क्या करना है ये भी बता दिया। जिनके बगीचा अभी फ्लावरिंग कंडीशन में उनके लिए भी बता दिया। जो बगीचा अभी सेटिंग हुए हैं 2 to 3 months के जिनके यहाँ फल है, तो उनके लिए भी बता दिया। और अभी लास्ट में जो बगीचे निकलने के लिए हार्वेस्टिंग के लिए है, तो उनको भी ये सजेशन रहेगा कि बारिश का अगर मौसम है, बारिश अभी कंटिन्यू दिखनी चालू हो गई है, तो वो हार्वेस्टिंग स्टेज भी सेंसिटिव रहती है किसी भी डिसीज के लिए। तो आप अगर आपको अच्छे रेट मिलते हैं तो आप बगीचा जितना जल्द हो सके हार्वेस्ट कीजिए। अभी रेट जो है वो अच्छे चालू है, पूरे गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे रेट जो है वो किसानों को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप रेट बढ़ने की जो है वो मानसिकता में अगर आपने बगीचा रुकवा लिया, तो नुकसान कितना होगा वो उसकी गारंटी नहीं ले सकते। मान के चलिए आपके यहाँ एक टन जो है वो 1 टन हार्वेस्ट के लिए था, और आपको 150 का रेट चाहिए, लेकिन जो है 150 का रेट अगर आपको 15 दिन बाद मिलने वाला है, लेकिन 15 दिन बाद मिलने वाला है आपको रेट पे, लेकिन 15 दिन तक आपका 50% माल खराब हो गया, और आपके यहाँ जो है आधा टन ही जो है बगीचा, आधा टन ही फल उसमें बाकी रह गए, तो आपको 150 भी मिलके जो है वो कुछ फायदा नहीं है। तो आपको जो है क्वांटिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कब निकलेगी उसके अनुसार जो है, और क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार जो है, आप जितना जल्दी बगीचा हार्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जिन किसानों के लास्ट में आगे मैं बताना चाहूँगा कि फेसबुक पे हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था, इसमें हमने पूछा था किसानों से कि आपके यहाँ जो है, आपके यहाँ कितने % में जो है वो अभी फुल सीटिंग हुए हैं, फुल सीटिंग हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे किसानों ने वोटिंग की कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का ये मतलब एक दुर्भाग्य से एक नंबर वाला वोटिंग इसमें गिरा कि हमारा बगीचा जो है वो फेल है इस सीज़न में। और दूसरा जो इसमें वोटिंग गिरा, दूसरा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिसको मिले कि हमारे यहाँ
40 से 60 तक जो है वो फल सेटिंग है। तीसरे इसमें मिले कि 60 से 100 तक फल सेटिंग है, और लास्ट में कम से कम वोट जिसे मिले तो हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा फल सेटिंग है। तो जो है हमने बगीचा अभी पकड़ा है, हमारे बगीचे में 40 से लेकर 60 तक ही फल है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ही कम फूल है, हमारे ही बगीचे में कम फल है, और इससे जो है वो खर्चा वसूल होगा कि नहीं होगा। मेरे ही बगीचे में कम से कम फल अभी मुझे दिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर बगीचे जो है वो अभी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो ख़राब हो गए हैं, वो अभी अम्बे बहार के लिए जो है वो चले जाएंगे। और जो मृग और हस्तबहार के जो है वो कम से कम बगीचे हैं, और उनमें भी सेटिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 फल तक है, 60 या फिर 80 तक ज़्यादा से ज़्यादा है, उसमें फल सेटिंग हुए है। तो आपके यहाँ अगर 100 से नीचे फल है, 40 के ऊपर फल है, तो आप जो है वो फायदे में रहेंगे। उसमें कोई उसमें मतलब ऐसा आप अगर विचार करते हैं, इसमें आप ख्याल रखते हैं कि 40 फल में क्या होगा, तो ये 40 फल भी जो है वो आपको अच्छे पैसे इस साल जो है वो आपको देंगे। अभी क्या हुआ पिछले साल आप देखिए कि मतलब रेट इतने हाइस्ट हो गए कि 2 किलो का रेट जो है, 2 किलो 3 किलो का रेट जो है, मतलब 40-60 से लेकर जो है वो रेट हमारे यहाँ रहते थे 40 और 40 रुपये 60 रुपये, तो जो है भगवा के लिए रेट मिलते थे। लेकिन अभी 100 120 130 तक जो है बहुत सारे किसानों को रेट मिले, मतलब 3 किलो का रेट जो है वो आपको 1 किलो दे रहा है। ये जो है वो कैलकुलेशन आप ध्यान में लीजिए, जो 3 किलो के आपको मिलने वाले थे तो वो अभी 1 ही किलो दे रहा है। तो आपको अगर आपके बगीचे में 60 फल अगर सेटिंग है, तो आज की कंडीशन में ये 180 तक है, ऐसा मान के चलिए। और वो 60 फल के लिए भी आप जो है वो अच्छे स्प्रे लीजिए, अच्छा उसमें जो है शेड्यूल जो है उसमें रखिए। और ये अगर आप अच्छी तरह से लास्ट तक ले जाते हैं, तो ये फल भी जो है वो आपको अच्छे से अच्छे पैसे जो है वो आपको देंगे। अम्बे बहार में जिन किसानों ने पिछले साल बगीचा पकड़ा था, उनको बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा दिखा। बहुत ज़्यादा दिखने के बाद उन्होंने क्या किया कि जून जुलाई में जो है वो बगीचा हार्वेस्ट उन्होंने मतलब जो है नुकसान हुआ, तो इसकी वजह से वो रुक के लिए। और उन्होंने क्या किया कि 2-3 महीने का जो है 2-3 महीने का वेट किया, और उसमें इथरेल उन्होंने जल्दी स्प्रे कर दिया। मतलब अम्बे बहार के लिए न जाने की वजह से उन्होंने अगस्त सितंबर में जो है या फिर अक्टूबर में जो है वो इथरेल स्प्रे कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन इस साल मतलब पिछले 2 साल से ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी, तो मृग और हस्तबहार के लिए भी प्रॉब्लम आने लगी। तो अम्बे बहार भी फैल गया, मृग और हस्तबहार भी फैल गया, तो इसके कारण जो है बहुत जो नए किसान हैं उन्होंने बगीचा अभी निकालना चालू कर दिया है। लेकिन ये बगीचे निकालना वगैरह जो है वो सोल्यूशन नहीं हो सकता। आपको जो है वो अच्छी तरह से मतलब मैंने बताया कि अभी 60 फल भी अगर आप एक पौधे के ऊपर है तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो है अगर आप 60 फल के ऊपर 60 फल देखेंगे कि उसमें 60 ही फल है और इसमें क्या हमें मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, और ये अनार जो है वो अच्छी तरह से रेट नहीं देते, ये प्रॉफिट में रहता है, और आप बगीचा निकल देंगे, तो आपको जो है 1-1.5 साल इसके बाद जो है उसकी वैल्यू जो है उसकी कीमत जो है वो आपको समझ में आएगी। अभी बहुत सारे किसान जो है, मैंने लास्ट टाइम भी मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूँ जब भी फार्मर मीटिंग रहती है, तो हमेशा मैं किसानों को कहता हूँ कि आपको जो है वो लॉस होता होगा, एक आधा साल होगा, 2 साल होगा, लेकिन इसके बाद भी जो है मतलब इंटर क्रॉपिंग कीजिए आप। अगर आपके यहाँ अनार नहीं जम रहा है तो बीच में आप ओनियन लीजिए, गेहूँ लीजिए, उसमें कोई किसानों ने तो टमाटर वगैरह भी उसमें लगा दिए है, कुछ ने तरबूज खरबूज भी लगा दिए है। आप जो है वो पौधे मत निकालिए, साइड बाय साइड जो है वो आप उसमें इंटर क्रॉपिंग कीजिए। लेकिन अनार में जो है 1 साल आपको ऐसा मिलता है कि पिछले 2 साल 3 साल का जो लॉस हुआ होता है तो वो कवर कर देता है। आज भी बहुत सारे किसान मुझे बताते हैं कि पिछले साल कुछ नहीं उसमें मिला, लेकिन इस साल जो है बहुत उसमें अनार में जो है पैसे मिल गए। आपको अनार के रेट जो है 40-50 के नीचे जो है अभी पिछले 10 साल में कभी आपने देखा होगा कि
40-50 के ऊपर जो है वो रेट नहीं गए हैं, नीचे जो रेट है 40-50 के नीचे रेट नहीं गए हैं। आगे के जो 4 साल है तो अभी क्या हुआ है, बहुत सारे किसानों ने बगीचे निकाल लिया है, अभी बगीचा उन्होंने तोड़ दिया है। तो इसके कारण क्या हुआ है, जो सप्लाई करने वाले थे अनार वाले, अनार जो सप्लाई करते हैं किसान, तो वो जो है उनकी संख्या जो है वो कम हो गई है। और जो डिमांड करने वाले हैं, मतलब जो व्यापारी है, आप देखिए अभी लोकल में पहले व्यापार रहते थे, अभी दिल्ली जयपुर वाले जो है, बनारस वाले, कलकत्ता वाले भी खुद आते हैं यहाँ अपने राज्य में, जिस राज्य में अनार हो तो वो खुद आ जाते हैं। तो लोकल के व्यापारी भी बढ़ गए हैं, बाहर से आने वाले भी व्यापारी बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले भी, एक्सपोर्टर की भी संख्या बढ़ गई है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ की भी संख्या बढ़ रही है, प्रोसेसिंग वाले भी बढ़ रहे हैं। मतलब लेने वाले बहुत सारे तैयार हैं, लेने वाले जो डिमांडर है, डिमांड करने वाले हैं वो बहुत लोग बड़े हैं, लेकिन सप्लाई जो है, सप्लाई प्रोवाइड करने वाले, उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके कारण क्या होता है कि जो डिमांड करने वाले रहते हैं उनके बीच कंपटीशन में जो है वो रेट बढ़ा चला जाता है। एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा रेट लगता है, फिर लोकल के लिए थोड़ा सा कम लगता है, दूर के मार्केट के लिए, मतलब दिल्ली के लिए कम मिलेगा आपको, बांग्लादेश के लिए ज़्यादा मिलता है, बांग्लादेश के बाद एक्सपोर्ट के लिए आपको ज़्यादा मिलता है, आप उसमें रेसिड्यू फिर फ्री करेंगे तो उसमें और ज़्यादा मिलता है। तो इन कंपटीशन में जो है वो आपको अच्छे से अच्छे रेट आगे के 4 साल तक मिलने वाले हैं, क्योंकि जो संख्या जो अभी कम हो गई है तो वो आगे के 4 साल तक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी नए प्लांटेशन भी किन किसानों ने किए, तो वो मार्केट में अच्छी तरह से आने के लिए, पहला उसका हार्वेस्टिंग आने के लिए, पहला फुल मार्केट में आने के लिए उनको कम से कम जो है 2-3 साल चले जाएंगे। तो ये 2-3 साल जो है तो आगे वाले, तो इसमें जिनके बगीचे अभी रेडी है तो उनको अच्छी तरह से पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको बगीचा रखना होगा। आप उसमें इंटरक्रॉपिंग वगैरह लीजिए, दूसरा कोई क्रॉप कीजिए, लेकिन आज जो मैंने बताया कि 4 किलो के पैसे, 3 किलो के पैसे आप 1 किलो में जो है अभी आपको मिल सकते हैं। और जिनके यहाँ 400 पौधे, मतलब अभी पिनहोल बोरर के कारण भी किन किसानों के बगीचा अभी जाने लगे हैं। 400 आपके पौधे थे, अभी 200 ही बाकी रह गए पिनहोल के कारण, तो 200 भी आपको आगे के 2 साल तक 400 पौधों का जो है वो इनकम देने वाले हैं। लेकिन आपने वो बगीचे 200 पौधों भी आपने रखने जरूरी है। अगर आपने मतलब अभी क्या रहता है कि एक आधा ट्रेंड उसमें चालू हो गया है कि एक आधा, मतलब नए किसानों ने किन्होंने बगीचा अभी निकलना चालू कर दिया है, लेकिन मतलब कोई किसान पिनहोल के बोरर के कारण या फिर 80% 90% तक उनके पौधे अगर चले जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो वो बगीचा निकाल देते हैं। ऐसे 2-4 बगीचे जो ऑलरेडी खराब हुए हैं, 80-90% तक खराब हुए हैं, वो बगीचे निकलने चालू हो दिख रहे हैं कि इन्होंने बगीचा निकाला, तब जाके कोई नए किसान जो है वो नया बगीचा, जिसमें जिनका एक पौधा भी नहीं गया हुआ है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पौधे, 10-12% तक ही उनका पौधे गए हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं। लेकिन उनका आप कंपटीशन उसमें थोड़ी सी बराबरी कीजिए कि उसमें 90% तक जो है वो बगीचा ऑलरेडी गया था, ऑलरेडी उनके फल पौधे जो है वो पिनहोल या फिर विल्ट के वजह से या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से वो खराब हो गए हैं, या फिर उन्होंने 10-12 साल तक जो है उस बगीचे से जो है उन्होंने अच्छा तरह से इनकम जो है वो कमा लिया, और उन्होंने बाद में वो बगीचा निकाल दिया। लेकिन आपने तो पहला ही बाहर अभी तक पकड़ा नहीं, उन्होंने बगीचा निकाला इसलिए मैंने भी निकाला, मेरे बगीचे में अभी एक पौधा भी नहीं गया था, मैंने अभी एक इनकम भी उसके माध्यम से नहीं मिला मुझे अच्छी तरह से। 2 साल 3 साल के ही मेरे पौधे थे, और वो 12 साल को उन्होंने निकाला, तो हमने 2 साल का उनका देखकर जो है हमने 2 साल 3 साल का बगीचा जो है वो निकाल दिया। ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा सा रुक के लीजिए। अनार जो है वो आपको अच्छी तरह से उसमें प्रॉफिट देंगे, थोड़ा सा उसमें जो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हर क्रॉप के लिए, मतलब अनार ही नहीं, ओनियन वालों का भी आप देखिए, बहुत किसान जो है बहुत अभी मतलब उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्रेप्स वाले पे जो है, जिनके अर्ली में ग्रेप्स थे, जिनके यहाँ अभी हार्वेस्टिंग के लिए आ रहा था बगीचा, तो उनके यहाँ भी क्रैकिंग का वगैरह इशू बहुत दिख रहा है।
तो जो नुकसान जो है वो हर एक क्रॉप में है, अनार में ही नहीं, लेकिन ये अनार में ही दिख रहा है, अनार में नुकसान, तो इसकी वजह से आप निकाल देते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है मतलब जो है वो गलत रहेगा। इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये क्लाइमेटिक कंडीशन आगे कितने दिनों तक रहता है ये मालूम नहीं, लेकिन आपको जो है इस अकॉर्डिंगली जो है आपको अभी जो है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उस अकॉर्डिंगली आपको बगीचा जो है वो आपको बाहर पकड़ना पड़ेगा। ये अम्बे बहार भी, मृग बहार भी, हस्त बहार भी, ये भी थोड़े से अभी आगे पीछे जो है हमको इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अगर फॉलो करेंगे जो हम 8-10 साल से करते आ रहे हैं, तो वो अगर हम फॉलो करेंगे तो वो शायद अभी जो है वो अप्लाई नहीं होगी, अच्छे तरह से वो रिजल्ट नहीं देगी। आपको जो है अभी क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार जो है वो आपको उसमें थोड़ा सा चेंजेस जो है करना पड़ेगा। तो इसकी जो जानकारी जो है वो हम ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से जो है वो देते जाएंगे। अभी आज का वीडियो में अगर आपको कोई सवाल है, कोई आपका उसमें बाकी रहा हुआ सवाल, या फिर इस वीडियो के मतलब इस सब्जेक्ट के बाहर अगर आपका दूसरा कोई सवाल है, तो वो सवाल पे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन किसानों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक आए। जिन किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो किसान जो है हमारे या फिर कमेंट बॉक्स में आप आपका नाम डालिए, पता डालिए, तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शामिल किया जाएगा। अगला जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा, तो अभी जनवरी में या फिर फरवरी में जिन किसानों को अम्बिया बाहर लेना है तो उनको अभी से क्या करना पड़ेगा स्टोरेज के लिए। स्टोरेज स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब जितना आपके काड़ी में या फिर जिस बड़ में जो है हम बोलेंगे कि जितना स्टोरेज अच्छा रहेगा तो उतना फ्लावरिंग या फिर फ्लावर अच्छी तरह से दिखने में, या फ्लावर ड्रॉपिंग का इशू कम रहने में, या फिर फीमेल फ्लावर ज़्यादा दिखने में, ये स्टोरेज पीरियड का कैनोपी अच्छे रहने में स्टोरेज पीरियड का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस इसमें है। लेकिन आप स्टोरेज पीरियड का अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो बाद में जो है वो बहुत सारे इशू जो है इसमें दिखेंगे। तो ये स्टोरेज पीरियड में क्या करना पड़ेगा, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हम आगे वाले वीडियो में आपको देंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो ये कमेंट बॉक्स में जो है वो हमें बताइए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है ये मिले। इसमें वीडियो में आपको कुछ सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जिन किसानों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता और मोबाइल नंबर अगर डालते हैं तो उनको लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई में मिलेगी। नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ हम जल्दी ही जो है वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।